नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 जुलाई के लिए आपके शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 65 लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार शिक्षण विधियों के प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा साथियों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कितने प्रश्न आपके यहाँ पर सही होते हैं। तो इसके पहले हम शिक्षण विधियों के 64 टेस्ट हल कर चुके हैं। आपके 100 टेस्टों की ये सीरीज है, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। एग्ज़ाम से पहले आपके शिक्षण विधियों के, साइकोलॉजी के और हिंदी के 100 टेस्ट पूरे कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 1 है, एक नियमित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तियों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नोत्तर विधि का, प्रायोगिक विधि का, साक्षात्कार विधि का और दृष्टात्मक विधि का। कौन सी विधि का? दृष्टात्मक विधि का। चौथा विकल्प इस प्रकार से है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है। बताइए प्रश्न संख्या 1 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो साथियों, यहाँ पर देखिएगा, नियमित दशा में एक निश्चित तरीके से दो घटनाओं के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो होती है प्रायोगिक विधि। किस विधि के नाम से जाना जाता है? उसको प्रायोगिक विधि के नाम से जाना जाता है। दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में प्रेक्षण शिक्षक व विद्यार्थी के रूप में समस्त गतिविधियों में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रायोगिक विधि, प्रतिभागी प्रेक्षण, अप्रेक्षण और प्रतिप्रेक्षण। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में सही रहेगा? साथियों, प्रश्न संख्या 2 में एक बार आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और फिर इसके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 2 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, प्रतिभागी प्रेक्षण इसका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षक व विद्यार्थी के रूप में प्रेक्षण समस्त गतिविधियों में भाग ले रहा है, मतलब साथ साथ उसका अवलोकन किया जा रहा है। अतः विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 2 में सही है, प्रतिभागी प्रेक्षण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, जब शिक्षक पाठ पढ़ाते समय ही उसमें प्रयुक्त व्याकरण का ज्ञान बच्चों को कराता है तो यह शिक्षण विधि कहलाती है। भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, आगमन विधि और खंडान्वय विधि। साथियों, तीसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प चुनोगे? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो राइट आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में विकल्प नंबर 1 आपका सही रहेगा। कैसे रहेगा? क्योंकि यहाँ पर शिक्षक के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? पाठ पढ़ाते समय, मतलब शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है और उस पाठ में जो प्रयुक्त व्याकरण है उसका ज्ञान पाठ पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को करा रहा है। तो साथियों, आगमन निगमन विधियों में तो व्याकरण का ज्ञान अलग से कराया जाता है, जबकि भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण का ज्ञान पाठ के साथ ही करा दिया जाता है। अतः विकल्प 1 आपके तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 है, प्रिंट अथवा लिखित भाषिक परिवेश भाषा सीखने में सहायक नहीं है, समय और ऊर्जा की बचत है, भाषा सीखने में सहायक है और बच्चों का मनोरंजन करता है। तो प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखिए, पहला विकल्प पूर्णतः गलत है कि भाषा सीखने में सहायक नहीं है, क्योंकि जो प्रिंट अथवा लिखित भाषिक परिवेश होता है साथियों, यह भाषा सीखने में कैसा होता है? सहायता प्रदान करता है, तो भाषा सीखने में ये सहायक है। अतः चौथे प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं, अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन और सहस्वर वाचन। तो प्रश्न नंबर 5 में देखिएगा कौन सा विकल्प सही रहेगा। बात की जा रही है अर्थग्रहण के कौशल के विकास की। तो साथियों, जब अर्थग्रहण हम करते हैं, जितना ज़्यादा अर्थग्रहण होगा वह किस में होगा? समाचार वाचन में होगा, सहस्वर वाचन में होगा, व्याकरण शिक्षण में होगा या मौन वाचन में? तो पांचवें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, मौन वाचन। जब मन ही मन में हम चीज़ों को शांत रहकर, स्थिर रहकर, पूरा ध्यान केंद्रित कर कर पढ़ते हैं साथियों, तो सर्वाधिक अर्थग्रहण होता है जो चीज़ें हम पढ़ते हैं। अतः मौन वाचन ही आपके प्रश्न नंबर 5 में बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों।
वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आपके। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आपके 6वां प्रश्न है, इकाई उपागम के प्रवर्तक इनमें से कौन है? H.C. मॉरिसन है, J.F. हर्बर्ट है, अरस्तु है या B.S. ब्लूम है? तो इनमें से किसके द्वारा इकाई उपागम का निर्माण किया गया था? प्रवर्तक का मतलब जिसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो साथियों प्रश्न संख्या 6 में कौन सा आंसर रहेगा सही आपका? तो देखो, इकाई उपागम अरस्तु हर्बर्ट की तो पंचपदी थी, ब्लूम का भी नहीं है, ब्लूम का तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है। साथियों आपके राइट आंसर है H.C. मॉरिसन, जिनका पूरा नाम है हेनरी क्लेव मॉरिसन। इनको ही क्या कहा जाता है? इकाई उपागम का प्रवर्तक कहा जाता है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। देखिएगा, एक इकाई में अधिकतम 6 दैनिक पाठ योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। साथियों, इकाई के माध्यम से दैनिक पाठ योजनाओं को एक सूत्र में पिरो करके बच्चों को प्रस्तुत किया जाता है, मतलब बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो प्रथम विकल्प आपके बिल्कुल सही है 6ठे प्रश्न में। नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, परियोजना पद्धति के प्रवर्तक थे सुकरात, वुडवर्थ, किलपेट्रिक या स्टालूरो? इनमें से किसके द्वारा परियोजना विधि का निर्माण किया गया है? जो परियोजना पद्धति या परियोजना विधि के प्रवर्तक है वो कौन है साथियों? तो देखिए, परियोजना विधि जिसको प्रोजेक्ट विधि के नाम से भी जाना जाता है साथियों, यह विधि करके सीखने पर आधारित है। किस पर आधारित है? करके सीखने पर आधारित है। और इस विधि के जो प्रवर्तक है या इस विधि के जो निर्माण करता है वो कौन है? W.H. किलपेट्रिक, विलियम हेनरी किलपेट्रिक के द्वारा परियोजना पद्धति या परियोजना विधि का निर्माण किया गया है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है साथियों प्रश्न नंबर 7 में बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 8 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सीखना और भाषा का प्रयोग सीखना। तो इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सही अर्थ किस विकल्प में दे रखा है? 8वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। देखिए, प्राथमिक स्तर मतलब छोटे बच्चों की बात की जा रही है, तो उच्च स्तरीय साहित्य छोटे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। पहला विकल्प बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, प्राथमिक स्तर पर भाषा वैज्ञानिक तथ्य भी स्पष्ट नहीं किए जाते हैं, अतः दूसरा विकल्प भी गलत है। तो पहला और दूसरा आपका आंसर नहीं है, तीसरा या चौथा। साथियों, व्याकरण प्राथमिक स्तर पर नहीं सिखाया जाता है, बल्कि भाषा का प्रयोग सीखना ही यहाँ पर भाषा सीखने का तात्पर्य होता है। कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। बालक यदि भाषा का प्रयोग करना सीख गया मतलब वो भाषा सीख गया। तो विकल्प नंबर 4 आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। किस भाषा शिक्षण सिद्धांत से अध्यापक की वस्तु में रोचकता आती है? अभ्यास का सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत। तो इनमें से उस सिद्धांत के बारे में आपको बताना है जिससे अध्यापक की जो विषय वस्तु होती है साथियों, जो चीज़ें बच्चों को पढ़ाता है उसमें रुचि उत्पन्न होती है। किसकी रुचि? बालकों की रुचि। तो प्रश्न नंबर 9 में राइट आंसर बताइएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 9 में आपके जो सही उत्तर है कौन सा रहेगा? तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो रहेगा नियोजन का सिद्धांत। जो नियोजन का सिद्धांत है इसमें एक निश्चित तरीके से, एक निर्धारित तरीके से, नियोजित तरीके से बच्चों के सामने विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है ताकि बच्चों की रुचि उस शिक्षण में, उस विषय वस्तु में बन सके साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पर संस्कृत की शिक्षण विधि से है। तो संस्कृतम पाठ्य पुस्तकानि लघु सिद्धांत कौमुदी रचनाकार क है? पतंजलि महोदय, पाणिनि महोदय, कात्यायन महोदय, वरदराचार्य महोदय। तो साथियों प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर आपको बताना है। बताइए 10वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि जो संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी। तो इस लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसके द्वारा की गई है? प्रश्न संख्या 10 में राइट आंसर। तो साथियों इसकी जो रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी की, इसकी रचना वरदराज आचार्य के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? वरदराज आचार्य के द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की गई है। संस्कृत में प्रश्न आ जाता है कई बार
पाठ्य पुस्तकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वहाँ से। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में सही है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। 11वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी शिक्षण की सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री है? कंप्यूटर, एपीडाइस्कोप, डाइस्कोप और नक्शा। तो देखो यहाँ पर पूछा गया है श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का मतलब होता है वह सामग्री जिसमें हमें सुनाई भी देता है और जिसमें हमें दिखाई भी देता है। तो यहाँ पर देखिए जो नक्शा है ये सिर्फ दिखाई देता है, तो यह कैसी सामग्री है? यह एक दृश्य सामग्री है। एपीडाइस्कोप और डाइस्कोप ये दोनों भी सिर्फ और सिर्फ कैसी सामग्री है? दृश्य सामग्री है। लेकिन आपके जो कंप्यूटर वाला विकल्प है, प्रथम विकल्प, ये कौन सी सामग्री है? श्रव्य दृश्य सामग्री है। इसमें हमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। अतः विकल्प नंबर आपका 1 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री दृश्य सामग्री है? तो ग्रामोफोन है, एटलस है, रेडियो है और इनमें से सभी। तो जो शिक्षण की दृश्य सामग्री है, दृश्य सामग्री मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या होता है? दिखाई देता है। उस सामग्री के बारे में आपको प्रश्न नंबर 12 में देखना है। तो बात करते हैं हम ग्रामोफोन की। साथियों ग्रामोफोन दृश्य सामग्री नहीं है, बल्कि इसमें हमें सिर्फ सुनाई देता है। अतः ग्रामोफोन एक श्रव्य सामग्री है। तो ये आपका आंसर नहीं है। एटलस सिर्फ दिखाई देता है, तो बिल्कुल ये एक दृश्य सामग्री, और दृश्य सामग्री ही आपसे पूछी गई है। तो एटलस आपका जो दूसरा विकल्प है ये प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। बाकी रेडियो भी क्या है साथियों? एक श्रव्य सामग्री है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। प्रथम भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। ओनली दूसरा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निबंध में से रेडियो के लाभ है। निबंध में से नहीं, निम्न में से रेडियो के लाभ है। तो देखिएगा पहला विकल्प, रेडियो द्वारा एक ही समय में कम व्यय करके अधिक से अधिक लोगों को जागृत किया जा सकता है। दूसरा है, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ यह प्रसारण छात्रों का मनोरंजन करने में भी सहायक है। तीसरा है, रेडियो प्रसारण से अध्यापक यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करता है, अध्यापक ज्ञान प्राप्त करता है और इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 13 में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही रहेगा। साथियों रेडियो से एक से अधिक लोगों को जागृत एक समय में कर सकते हो, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ छात्रों का मनोरंजन भी हो जाता है और अध्यापक भी इससे ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अतः उपरोक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 13 में सही है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 है, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, विषय वस्तु को स्पष्ट एवं तार्किक रूप से संगठित करना। प्रथम विकल्प, ठीक है। दूसरा है, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना। तीसरा है, विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना और चौथा है, व्याकरण का सही उपयोग। तो जिसका संबंध यहाँ पर लेखन कौशल से नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 14 में करना है। साथियों प्रश्न नंबर 14 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखिए लेखन कौशल से संबंधित यहाँ 3 विकल्प तो बिल्कुल है। विषय वस्तु को स्पष्ट एवं तार्किक रूप से संगठित आप लेखन कौशल के माध्यम से कर सकते हो। कुशलतापूर्वक लिखना भी लेखन कौशल का हिस्सा है, लेकिन विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि नए शब्द नहीं आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए? विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। तो ये संबंधित हो सकता है लेखन कौशल से, लेकिन स्थापित न करना संबंधित नहीं है। अतः विकल्प नंबर जो 3 है आपके साथियों प्रश्न संख्या 14 में सही उत्तर है। बाकी व्याकरण का जो सही उपयोग है इसका संबंध भी लेखन कौशल से है। तो थर्ड विकल्प 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह मापन का अच्छा विकल्प है। यह परंपरागत मापन से इतर बालक के सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व देता है। इससे बालक की विषयगत कमजोरी को आसानी से पहचान सकते हैं और यह स्वयं छात्रों द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 15 में राइट आंसर का चुनाव कीजिए। विद्यालय में सीसीई आवश्यक क्यों है साथियों? प्रश्न संख्या 15 में तो मापन का अच्छा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है। परंपरागत मापन से इतर बालक की सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व देता है, बिल्कुल हो सकता है, ज़्यादा बेस्ट लग रहा है।
बालक की विषयगत कमजोरियों को आसानी से पहचान सकते हो सकता है और स्वयं छात्रों द्वारा किया जाता है तो गलत है। तो तीसरा, दूसरा या पहला, कौन सा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 15 में सही उत्तर है? साथियों, तुलना करके हमें आंसर देना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 15 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, कि यह परंपरागत मापन से इतर हटकर के बालक की सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व देता है, क्योंकि जो परंपरागत मापन किया जाता था उसमें सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व नहीं दिया जाता था, एक निश्चित क्षेत्र को ही उसमें महत्व दिया जाता था साथियों। तो 15वें प्रश्न में सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 16 है, भाषा के मूल्यांकन में कौन सा परीक्षण नितांत आवश्यक है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वर्णनात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण और प्रायोगिक परीक्षण। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 16 में सही है? भाषा के मूल्यांकन में इनमें से कौन सा जो परीक्षण है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है? तो 16वें प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वो रहेगा विकल्प नंबर 3, मौखिक परीक्षण, क्योंकि हमें मौखिक रूप से ही तो पता चलेगा कि बालक की जो भाषा है वह किस प्रकार की है, किस प्रकार वह बालक अपने विचारों को किस प्रकार से भाषा में प्रयोग करता है। तो 16वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही है साथियों। यहाँ पर जो मौखिक परीक्षण है ये इसका मूल्यांकन भाषा में बहुत ही आवश्यक है। तीसरा विकल्प 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 17वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण में देखो और पढ़ो किस विधि पर आधारित है? देखो और पढ़ो चित्र पठन विधि पर, संवाद पठन विधि पर, नाटक पठन विधि पर और कविता पठन विधि पर। तो 17वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा। देखिए, देखो और पढ़ो विधि, आपने जो वर्णमाला पढ़ी होगी साथियों, अनाराम जिसको हम बोलते हैं, तो ऊपर अनार का चित्र यहाँ पर बना होता है और नीचे लिखा होता है ऐसे अनार। तो बालक क्या करता है, ऊपर चित्र को देखता है और नीचे बोलता है अनार। तो साथियों, ये देखो और पढ़ो विधि किस पर आधारित है? चित्र पठन पर आधारित है। किस पर आधारित है ये विधि? चित्र पठन पर। विकल्प 1 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 18 है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि करना और भाषा ज्ञान कराना। तो 18वां प्रश्न बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न आप इसको मान सकते हो। देखिए, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है साथियों। विकल्पों को देख करके सही उत्तर का चयन आपको प्रश्न नंबर 18 में करना है। तो बताइए प्रश्न नंबर 18 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखिए, 18वें प्रश्न में जो आपके राइट आंसर है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है वो इनमें से शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना है साथियों, कि बालक जो शब्दों का उच्चारण करता है वो किस रूप में हो? शुद्ध रूप में हो। तो शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना ही प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य होगा। विकल्प 1 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य उपकरण है? रेडियो है, टेलीग्राम है, आकाशवाणी है और दूरदर्शन है। तो आप इस दृश्य श्रव्य उपकरण की बात कर दी गई है, मतलब वह उपकरण जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। तो साथियों, रेडियो तो सिर्फ सुनने में काम आता है, इसमें हमें दिखाई नहीं देता है, अतः ये कैसा उपकरण है? सिर्फ और सिर्फ श्रव्य उपकरण है। टेलीग्राम सिर्फ हमें दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता है, अतः ये सिर्फ और सिर्फ कैसा है? दृश्य उपकरण है। आकाशवाणी में सिर्फ और सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है, अतः ये एक श्रव्य उपकरण है। लेकिन जो आपके दूरदर्शन वाला जो चौथा विकल्प है, दूरदर्शन में साथियों में दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, तो ये दोनों ही चीज़ें इसमें साथ होती है, अतः दूरदर्शन कैसा उपकरण है? यहाँ पर दृश्य श्रव्य उपकरण है। तो 19वें प्रश्न में आपके फोर्थ विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके, किस विधि में बार बार उच्चारण व कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है? सूत्र विधि में दिया जाता है, परायण विधि में दिया जाता है, व्याकरण विधि में दिया जाता है या भंडारण विधि में दिया जाता है? तो देखो, प्रश्न नंबर 20 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? उस विधि के बारे में आपको प्रश्न नंबर 20 में बताना है जिसमें बार बार उच्चारण करने और कंठस्थीकरण पर विशेष बल दिया जाता है साथियों। तो व्याकरण विधि या भंडारण विधि तो आपका आंसर नहीं है। पहला या दूसरा कौन सा विकल्प का चुनाव आप प्रश्न नंबर 20 में करोगे?
तो साथियों, जिस विधि में बार बार उच्चारण व कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है वो विधि सूत्र विधि भी नहीं है, बल्कि वो विधि है परायण विधि। परायण विधि में कंठस्थीकरण और उच्चारण बार बार करवाया जाता है, अतः विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है। चलिए नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कम से कम 2 जगह शेयर जरूर करिएगा साथियों। 21वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ सेकंड विकल्प ही 20वें में सही रहेगा, आपके प्रश्न नंबर 21। 21वां प्रश्न वापिस संस्कृत शिक्षण का है। तो कस्मिन् विधौ शिक्षक है सर्वप्रथम छात्राणां समक्षे विशिष्टानि उदाहरणानि उपस्थायति। निगमन विधि है, आगमन विधि है, समवाय विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। एक बात मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि अगर आपके रीट में संस्कृत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको संस्कृत की शिक्षण विधियों के प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि शिक्षण विधियाँ तो वहाँ भी वैसी ही चलती है जैसे अन्य विषयों में चलती है। अतः साथियों, आप सभी चाहे लेवल 1 से हो या 2 से हो, संस्कृत शिक्षण की जो ये विधियाँ हैं इन प्रश्नों को भी आवश्यक रूप से हल जरूर करिएगा, क्योंकि इसका हिंदी अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ तो क्या दिक्कत हो रही है आपको। देखो 21वें प्रश्न क्या पूछ रहे, कस्मिन् विधौ किस विधि में शिक्षक है, शिक्षक सर्वप्रथम छात्राणां समक्षे सबसे पहले छात्रों के समक्ष विशिष्टानि उदाहरणानि उपस्थायति, विशिष्ट उदाहरण उपस्थित मतलब प्रस्तुत करता है। तो निगमन, आगमन, समवाय और पाठ्य पुस्तक। तो साथियों, जिस विधि में शिक्षक के द्वारा छात्रों के समक्ष सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं उसको निगमन नहीं बल्कि आगमन विधि के नाम से जाना जाता है। किस विधि के नाम से? आगमन विधि के नाम से। तो सेकंड विकल्प आपके 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। चलिए 22वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 22 है, कस्मिन् विधि है शिक्षक है कथय वाचका इव आचरणम करोति। तुलना विधि है, टीका विधि है, व्यास विधि है, दंडान्वय विधि है। अर्थात किस विधि में, इनमें से किस विधि में शिक्षक कथावाचका इव आचरणम करोति, कथावाचक के जैसा आचरण करता है। तो 22वें प्रश्न में साथियों कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा बताइए? तुलना विधि रहेगा, टीका विधि रहेगा, व्यास विधि रहेगा या दंडान्वय विधि रहेगा? तो राइट आंसर देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 22 में। साथियों, जिस विधि में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करता है, उसकी तरह आचरण करता है, उसको व्यास विधि या भाष्य विधि के नाम से जानते हैं, व्यास विधि या भाष्य विधि के नाम से। तो थर्ड विकल्प 22 में सही है। नेक्स्ट 23 पे आते हैं। आपके 23वां प्रश्न है, हर्बर्टीय पंचपदी प्रथम है सोपानम वर्तते। प्रस्तावना है, तुलना है, सामान्यकरण है, प्रयोग है। अर्थात 23वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो हर्बर्ट की जो पंचपदी है इसका प्रथम सोपान कौन सा है? प्रस्तावना है, तुलना है, सामान्यकरण है और प्रयोग है। तो 23 में राइट आंसर कौन सा रहेगा? देखिएगा, हर्बर्ट की पंचपदी विधि का जो प्रथम सोपान है वो तुलना, प्रयोग या सामान्यकरण नहीं है बल्कि प्रस्तावना है। प्रथम विकल्प आपके 23 में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 24वां प्रश्न देखेंगे साथियों। देखिए, किसी प्रश्न में अगर कोई त्रुटि आपको लगती है तो बिल्कुल निश्चित रूप से कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 24 है, श्रवण कौशलस्य साधनम नास्ति। आकाशवाणी, दूरवाणी, ध्वनि मुद्रण यंत्रम और पुस्तकम। मतलब इनमें से श्रवण कौशल का साधन नास्ति मतलब नहीं है। तो आकाशवाणी नहीं है, दूरवाणी नहीं है, ध्वनि मुद्रण यंत्र नहीं है या पुस्तक नहीं है। साथियों 24 में देखिए, आकाशवाणी श्रवण कौशल का साधन है, दूरवाणी श्रवण कौशल का साधन है, ध्वनि मुद्रण यंत्र श्रवण कौशल का साधन है, लेकिन पुस्तक श्रवण कौशल का नहीं बल्कि दृश्य कौशल का साधन है। कौन सा है? दृश्य कौशल का। तो 24 में आपके जो फोर्थ विकल्प है ये 24वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 25 है, पद्य शिक्षणस्य प्रमुखा विशेषता वर्तते। अर्थात पद्य शिक्षण की प्रमुख विशेषता है ज्ञानम, ज्ञानम मतलब ज्ञान, नियमय है मतलब नियम, भाव है, रस है भाव और रस, और अभिनय है अभिनय। तो साथियों देखिए, अभिनय तो यहाँ पर नाटक शिक्षण की प्रमुख विशेषता है। किसकी है? नाटक शिक्षण की। ज्ञान या नियम भी इसका आंसर नहीं है, बल्कि पद्य शिक्षण की जो प्रमुख विशेषता है वो है भाव और रस। विकल्प नंबर 3 आपके 25 में सही है। तो ये कंप्लीट हुआ साथियों आपके टीचिंग मेथड का पेपर नंबर 65। इसके पहले के आपके 64 टेस्ट यदि आप अटेंड करना चाहते हो तो वीडियो के एंड स्क्रीन में मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट लगा दी है। उन
प्ले लिस्ट पे क्लिक करके आप पिछले सभी 64 टेस्टों को अटेंड कर सकते हो साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेगुलर आपके 4 वीडियो रोजाना मैं डाल रहा हूं और राजस्थान जीके आपके पात्रता एग्जाम के बाद में करवाऊंगा साथियों में, क्योंकि राजस्थान जीके की क्लासें मैंने लगभग 30-35 क्लासें ली थी, उसके बाद में क्लासें बंद कर दी थी। तो आप निश्चिंत रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राजस्थान जीके की जो प्रश्न हैं वो पात्रता में लगभग न के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन मेन एग्जाम में पूर्णतः राजस्थान जीके आएगी। तो बिल्कुल आपको पात्रता के बाद में आरबीएससी एनसीईआरटी की किताबों से मैं संपूर्ण राजस्थान जीके कराने वाला हूं, जहां से छोड़ी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।